पाकिस्तान में एथनिक नेशनैलिटीज़ का रिवोल्ट हमेशा देखने और सुनने को मिलता है। बलोचों की जो जद्दोजहद है वो आपके सामने है, सिंधु देश का नारा आपके सामने है। पख्तूनिस्तान में जो अलग देश बनाने की बात पख्तूनिस्तान के लोग करते हैं, उसकी बुनियाद वो ये लेते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता। यही एहतजाज बाकी कौमियतों का है, हत्ता कि पंजाबियों के साथ चलने वाले मुहाजिरों ने भी इस बात से किनारा कशी अख्तियार कर ली और अब अल्ताफ़ हुसैन भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सिंधु देश मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में इसकी जो बात हुई वो सबसे पुरानी है और सबसे अहम है। मेरे साथ इस वक्त GS सिंध मुत्तहिदा मुहाज़ के चेयरमैन जनाब शफ़ी बुरफ़ात साहब जर्मनी से वीडियो लाइन पर मौजूद हैं और रूह रवां हैं इस तहरीक के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ये तहरीक आगे चल रही है, इनके साथ साथ कौन सारे स्टेक होल्डर इनके साथ हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ जनाब शफ़ी बुरफ़ात साहब को। वेलकम शफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन आपकी स्ट्रगल बड़ी जेन्युइन और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। GS सिंध मुत्तहिदा मुहाज़ को मैं यहाँ से बातचीत शुरू करता हूँ। पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, आपको भी रेड बुक में उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो आखिर आपने क्या ऐसी बात की, क्या गैर जमहूरी गैर आइनी बात की कि वो आपके साथ इस तरह का सलूक करने पर तैयार हुए? जी भाई, मेहरबानी। सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको GS सिंध। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत जो गैर फितरी है, जो नज़रियाती हवाले से आइडियोलॉजिकली एक फाशिस्ट रियासत है, जालसाजी पर मुबनी, एक धोखे और फरेब पर मुबनी। वहाँ पर अगर कोई कौम अपने कौमी आज़ादी या कौमी हुकूक के लिए बात करेगी, वहाँ कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर जमहूरियत की बात करेंगे, या हिस्टोरिकली अगर हम जो सेकुलर हमारी पूरी तारीख़ रही है खुसूसन सिंध की, तो इस तरह की अगर कोई बात करेगा तो वो पाकिस्तान में एक किस्म की ममनुआ जो है वो बातें समझी जाती हैं। और GS सिंध मुत्तहिदा मुहाज़, मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जदोजहद है, वो साईं GM सैयद की फ़िक्री रहबरी से हम रिलेटेड हैं। और सबसे पहले साईं GM सैयद थे जिन्होंने पाकिस्तान के इस यानी मज़लूम कौमों का जो ये कैद खाना था, उसके ख़िलाफ़ आइडियोलॉजिकली जो नुक्ते नज़र दिया वो साईं GM सैयद ने दिया था। अब मौजूदा हालात में अगर हम देखते हैं, या पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं, और किस तरह ये डिवीज़न हुई, भारत किस तरह दो हिस्सों में तकसीम किया गया, उस वक़्त के जो हालात थे वो क्या थे, और उन हालात में खुसूसन पंजाबी नेशन का, कौम का जो किरदार था वो क्या था, वो आज तक चला आ रहा है। और बहैसियत नेशन मैं आपसे माजरत चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि पंजाबी एक फाशिस्ट और गैर महज़ब कौम है, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर जो तारीख़ी कौमें हैं उनको बदतरीन ग़ुलामी और ज़िल्लत का शिकार बनाया हुआ है। हम तारीख़ी कौमों के ऊपर सियासी जबर है, हमारा मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, हमें माले गनीमत समझकर सिंध को, बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, कौमों की नस्ल कशी हो रही है। यहाँ पर यानी एक तरफ कहते हैं कि मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया है, लेकिन आपको पता है कि 71 में किस तरह लाखों की तादाद में उन मुसलमान बंगालियों को
इस फाशिस्ट बदमाश और दहशतगर्द पंजाबी फौज ने उनका कत्लेआम किया। और उस फाशिस्ट फौज को मैं ये पहले भी आपके सामने रख चुका हूं कि बहैसियत नेशन पंजाबी कौम अपने इस फाशिस्ट आर्मी को हीरो समझती है। यानी अपने उस बदमाश फौज को, कातिल फौज को, जो कौमों की नस्ल कशी करती है, उनको अगर बहैसियत मजमूई पंजाबी अपनी यानी हीरो कौम समझती है फौज, और ढोल सिपाया समझती है, मैं समझता हूं कि ये तारीख की यानी एक बहुत बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि बहैसियत नेशन ये लोग जो है वो नहीं सुधरे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि पंजाबी वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यानी यूरोप के अंदर यूरोप की डेमोक्रेसी से वाकिफ हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, बरतानिया में लाखों की तादाद में है जो जिनका आना जाना भी पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पर ये जमहूरी कुव्वतों के साथ नहीं खड़े होते। वहां ये हर सूरत में अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं अपने उसको बहस को इस तरफ लाता हूं कि हम बदतरीन गुलामी और जिल्लत का शिकार हैं। साईं जीएम सैयद ने 71 के बाद 71 में ये फैसला किया कि जो अक्सरियत को कबूल नहीं करते बंगाल को, और 30 लाख के करीब उनके लोगों को शहीद किया गया। अब इस पाकिस्तान में, अब इस पंजाबी बदमाश फौज के साथ इस पाकिस्तानी और पंजाबी जो लैंड लॉक एक नेशन है उनके साथ हम नहीं रह सकते। आइडियोलॉजिकली, तारीखी हवाले से हम एक अलहदा कौम हैं, सिंधी हम एक अलहदा कौम हैं, लेकिन जिस धोखे और फरेब में, और उस वक्त की हालात ऐसे थे, क्योंकि कहा जाता है कि भाई साईं जीएम सैयद ने तो करारदाद पास की थी, वो करारदाद इस पाकिस्तान के लिए नहीं थी। वो करारदाद में साईं जीएम सैयद को मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, उनके किताबों में लिखा हुआ है। साईं जीएम सैयद ने कहा कि एज अ होल सब कॉन्टिनेंट की जो सियासी सूरत हाल है वो इस डगर और इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब अगर हम सिंधु देश की आज़ादी की और कौमी अगर आज़ादी की बात करें तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए कौमी आज़ादी के लिए पहले स्टेप के तौर पर जो मुस्लिम अक्सरियत वाली जो आबादियां और कौमें हैं उनको 40 की करारदाद में स्टेट्स का लफ्ज है कि वो कौमें जस्ट एक खुद मुख्तार कौमें होंगी, और वो पहला मरहला होगा उन कौमों के, तारीखी कौमों के आज़ादी के लिए। लेकिन पंजाब ने वो 40 की करारदाद 46 में जब उसको तब्दील किया, और ये भी रिकॉर्ड पर रहे कि साईं जीएम सैयद ने 1946 में जब महसूस किया कि ये तो जबर की बुनियाद पर एक रियासत बन रही है, साईं जीएम सैयद ने इख्तलाफ रखा था। 46 में साईं जीएम सैयद ने इख्तलाफ रखा था। इसलिए ये कहना कि साईं जीएम सैयद ने पाकिस्तान बनाया, नहीं बनाया था। उन हालात की तकाजा ये थी कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर कौमों को आज़ादी की तरफ ले जाते हैं, तो ये था आइडिया साईं जीएम सैयद का। लेकिन पंजाब जो एक लैंड लॉक नेशन है, वो जबरी इल्हाक है पाकिस्तान। अब 71 के बाद मैं समझता हूं कि कोई इखलाकी, सियासी, तारीखी जवाज नहीं है कि 71 के बाद भी पाकिस्तान को बाकी रहना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जब बंगालियों ने ये फैसला किया, अक्सरियती आबादी ने ये फैसला किया कि बाबा हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो सब कौमों को मिलकर टेबल पर ये बैठना था कि बाबा अगर नहीं रहते तो चलो एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में पंजाब की आबादी, पंजाब की जो यानी अभी भी पाकिस्तान का बजट जो है उसमें 80% के करीब सिंध देता है, और वफाक को पंजाब क्या देता है, 25% वो जो शेयर वफाक को देता है। लेता कितना है, 55%। तो जो 80% सिंध देता है उसको ये 20 से 22% जो है वो देते हैं। उसमें भी रेंजर्स का हिस्सा निकालते हैं, उसमें भी अमान के नाम पर फौज जो है वो हड़प करती है, और जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वो भी अपना तयशुदा जो थोड़ा बहुत है उससे भी कम देते हैं।
इसलिए हम बहैसियत नेशन सियासी जबर का शिकार हैं, मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं, हमारी तारीख को मसक किया जा रहा है। और ये महाराजा डायर जो हमारे कौमी हीरो हैं, उसकी जगह एक गासिब और लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम को वो हीरो बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि ये सूट करता है रियासत की आइडियोलॉजी को। और मैं अब ये पूरे पाकिस्तान और खुद पंजाबी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी सुने कि इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की फौजी ब्यूरोक्रेसी ये अपने काबे को तब्दील कर रहे हैं। और आप याद रखें कि अब मोहम्मद बिन कासिम इनका हीरो नहीं रहेगा। अब वो जो गाजी क्या है, जो तुर्की का जो ड्रामा दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, अब ये अपना काबा तब्दील कर रहे हैं। अब इनको अरब इस्लाम नहीं, तुर्की का इस्लाम चाहिए। और अब ये इन्होंने मजाक बना रखा है, कौमों के ऊपर इन्होंने फाशिज्म बर्पा कर रखा है, बर्बरियत बर्पा कर रखी है। सिंध राजी नहीं है, बलोच राजी नहीं है, पश्तूनों का कत्लेआम हो रहा है। गिलगित और बल्तिस्तान जो है वो कहते हैं कि हम बाबा हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं। तो इसलिए जब साईं जीएम सैयद ने तारीखी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए सिंधु देश की आज़ादी की बात की और बुनियाद पड़ा 71 में जीएसएन महाज का, उसके बाद जीएसएन कौमी महाज, और मैंने तलबा तंजीम से अपनी सियासत की शुरुआत की और 2000 में जीएसएन मुत्तहिदा महाज हम लोगों ने बनाई। उससे पहले जीएसएन कौमी महाज थी, शहीद बशीर खान कुरैशी, अब्दुल वाहिद आरी सर और हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो थे। तो हमने जब पार्टी बनाई तो 2000 के बाद हमारे यानी 2-3 साल के बाद जो है पार्टी के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी, बैन की जीएसएन मुत्तहिदा महाज को, इसलिए कि ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी क़यादत संजीदगी से सिंधु देश की आज़ादी के लिए बात करे, कोई भी पार्टी अपने इदारों को मजबूत करे, अपने नुक्ते नज़र को मैच्योर करे, डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको कोई अपील करे, उनकी तरफ कोई रुजू करे। ये इन चीज़ों से खाइफ होते हैं। और मैं समझता हूँ कि 2010 में सैलाब आया था, उस वक्त मैंने एक ख़त लिखा था इंटरनेशनल कुव्वतों को, उससे पहले भी मैं खतूत लिखता रहा हूँ। नेटो के खिलाफ जो इन्होंने ISI ने शिकारपुर में मुल्लाओं को जो है वो उनकी मार्फत जो नेटो की जा रही थी, सप्लाई जो जा रही थी अफगानिस्तान, उनको जलाया था, कंटेनर्स को जलाया था। हमने उनके खिलाफ भी स्टैंड लिया नेटो की हिमायत में। हमने उस वक्त अमेरिका को खतूत लिखे, हमने आलमी जो कुव्वत हैं उनको खतूत लिखे। तो पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उन्होंने समझा कि ये तो संजीदगी से सिंधु देश की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा है, लिहाजा उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको टार्चर किया गया, उनको जो है गोलियां मारकर मसक शुदा लाशों की जो शुरुआत थी वो सिंध में, बलोचिस्तान के बाद सिंध में जो है वो जीएसएन मुत्तहिदा महाज के लीडरशिप को, कारकुनान को उन्होंने शहीद करके हमारी लाशों को, लड़कों के दोस्तों के लाशों को सड़कों पर फेंका गया। मुजफ्फर भुट्टो शहीद एक बड़ा मशहूर केस है। उसके बाद शहीद सिराई कुर्बान ख्वावड़, शहीद रूपलो चोलियानी, नूरुल्लाह तुनियो, इनको जिंदा जलाया गया सांगड़ में। यानी आर्मी की गाड़ी आती है, गोलियां चलाती है, वो जख्मी हालत में है, वहां के लोकल लोग आके खड़े होते हैं कि वो अंदर गाड़ी में जो है वो हिल रहे हैं, उनके ऊपर जो है केमिकल डालकर उनको जिंदा जलाया जाता है। देखिए, सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है। फाशिस्ट और बदतरीन गुलामी को हम झेल रहे हैं। जी, सूरत हाल तो शफी साहब वाकई बड़ी गंभीर है। आपने तारीख के कुछ औराक पलटे। दुरुस्त है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, मगर ये भी एक रियलिटी है तारीख की कि पाकिस्तान बनने की पंजाब में कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी।
ये यूपी और सीपी के नवाबों की ख्वाहिश थी और बरतानिया की ख्वाहिश थी कि इस खित्ते को बांटा जाए, और उसमें बदकिस्मती से उस वक्त बंगालियों ने भी साथ दिया और जीएम सैयद साहब ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत ज़रूर सोचा। मगर मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान जो कई कौमों का मजमुआ था, उसको दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कैसे जीएम सैयद साहब ने सपोर्ट किया? जी देखिए, मैं पहले तो ये अर्ज कर चुका हूं कि बुनियादी तौर पर जब ये तो एक अंग्रेज़ों की साजिश थी, और होना ये चाहिए था कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो सब कॉन्टिनेंट की जो क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, लीडरशिप है, उनको बैठना था और जो भी कौमें हैं उन कौमों का सियासी मसला हल करना था। और यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया जैसे यूरोप में हम अभी बैठे हुए, इस तरह की एक पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी थी, जो हल था, वो हल जो रखा जाना चाहिए था। लेकिन बजाय इसके अंग्रेज़ों के दो जो है वो मफादात थे। नंबर एक कि पाकिस्तान इस तरह एक मुल्क बनाया जाए कि सोवियत यूनियन को और उस वक्त जो कम्युनिस्ट जो रियासत थी वो समंदर तक, गर्म पानियों तक न आ सके। लिहाजा इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनाकर इस चीज़ को उन्होंने ब्लॉक किया। उससे भी बड़ी बात गोरा साहब, उससे भी बड़ी बात ये थी कि बर्रे सगीर में आज़ादी की मूवमेंट थी, तहरीकें चल रही थी। वो तहरीकें लाजमी तौर पर, फितरी तौर पर अंग्रेज़ों की मुखालिफ थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जज्बात थे, लोगों की नफरत थी कि 200 साल तुम लोगों ने हमें गुलाम किया है। तो अब उस नफरत के दौरान, जदोजहद के नतीजे के दौरान अगर अंग्रेज जाते तो बड़े पैमाने पर बर्रे सगीर के लोग अंग्रेजों को काट के और मार के जो भेजते। कोई अंग्रेज में नहीं समझता कि इतनी बड़ी तादाद में जिंदा जो है वो वापस बरतानिया जाता। लिहाजा अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो नफरत थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो नफरत इन्होंने हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर मकामी आबादी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर, वो जो 10 लाख के करीब जो लोग मारे गए वो तो अंग्रेजों को मरना था ना। तो ये बड़ी साजिश थी जो हम लोगों ने नहीं समझी। और मैं तो इस तरह समझता हूं कि जना एक पट्टू का किरदार जना ने अदा किया, दलाल था अंग्रेजों का। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का किरदार भी कोई पॉजिटिव नहीं था। उनकी क़यादत में भी वो भी दूर अंदेश नहीं थे, उनका भी याराना था, अंग्रेजों से याराना था। ये कोई होता है क्या? अगर आप यानी तकसीम को आज़ादी समझना, ये तो कांग्रेस ने भी तकसीम, बर्रे सगीर हिंदुस्तान की तकसीम को अगर कोई आज़ादी समझता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गुमराही और धोखा और खुद फरेबी और कोई नहीं है। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, जना के दलाली वाला जो किरदार था, महज दलाली होती तो बर्रे सगीर तकसीम नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने कंप्रोमाइज किया। बर्रे सगीर हिंदुस्तान की आज़ादी में मेरा मौक़िफ़ यह है कि कंप्रोमाइज हो गई, क्योंकि वहां भी उनको भी इक़्तिदार चाहिए था और यहां ये साजिशी इन्होंने। तो लिहाजा जो मैं इसके स्वाब को बताता हूं कि 47 में जो कहते हैं भाई दो कौमी नजरिया, मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, मेरे भाइयों ये तजुर्बा बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल, हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल को डिवाइड करने की, दो हिस्सों में तकसीम करने की 1905 में यह फैसला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं गए। वो फैसला अंग्रेजों को 11 में वापस लेना पड़ा। यानी इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज रिहर्सल कर रहे थे कि इनको हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तकसीम करें। बंगाल के सियासी शऊर ने, बंगाल के नेशनलिज्म ने, बंगाल के जो शायर, अदीब और वहाँ के जो कौमी रहनुमा, उन्होंने इस साजिश को रद्द कर दिया। दोबारा इस साजिश को अंग्रेज़ों को मैच्योर करना पड़ा और 11 के बाद 47 तक ये अंदरूनी तौर पर साजिश होती रही। अब ये जो 1905 में अगर तकसीम होती है तो 1906 में अचानक मुस्लिम लीग कैसे बनी मेरे भाई? उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने जल्दबाजी में लिया है, इसलिए मुसलमानों को आगे करो, उनकी जमात बनाओ, उसके बिहार पे एक नफरत का बीज जो है वो। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि
तारीखी तौर पर जो कौमें थी वहां पर लड़ाई नहीं हुई। बंगाल, जैसे मैं मिसाल देता हूं, बंगाल ने इस फैसले को रद्द किया क्योंकि